हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में ये पेपर हुआ था। इसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? ऑप्शन है महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी और मेदिनी राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध? 18 और 21 जून और 1576, ये दो तिथि मिलती हैं। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। मान सिंह सेनापति थे। मान सिंह क्या थे? सेनापति थे उस टाइम। ठीक है, और हकीम खां सूरी लड़े थे महाराणा प्रताप की तरफ से। इसके अलावा महाराणा प्रताप की तरफ से भीलों का जो सेनापति था पूंजा भील, वो भी लड़ा था। हसन खां मेवाती की बात करें तो हसन खां मेवाती किसकी तरफ से लड़ा था? हसन खां मेवाती सांगा की तरफ से लड़ा था। और कौन से युद्ध में लड़ा था सांगा की तरफ से? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तो उसमें हसन खां मेवाती लड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। मेदिनी राय भी उसी में लड़ा था सांगा के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हकीम खां सूरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको सुमेलित करना है, सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा सोनी जी की नसिया कहाँ पर है। अजमेर में है, जैन मंदिर है ये। सोनी जी की नसिया अजमेर में है। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। राव अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने, अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने इसका निर्माण करवाया था। देवा ने इसका निर्माण कराया था 84 खंभों की छतरी का। 2 मंजिला ये छतरी है, ये भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 80 खंभों की छतरी या फिर मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी, तो वो कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। 80 खंभों की छतरी या फिर मूसी महारानी की छतरी अलवर में। किसने निर्माण करवाया था? मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। ठीक है, किसकी याद में? अपने पिता बख्तावर सिंह की याद में। बख्तावर सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, ये भी 2 मंजिला छतरी है। ऊपर की मंजिल संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बाग की छतरी कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरी है जैसलमेर में। बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में है, ये आपको याद रखना है। सुनहरी कोठी की बात करें तो सुनहरी कोठी टोंक में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने। टोंक के नवाब थे इब्राहिम खान, इब्राहिम अली खान, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। पहले इसको शीश महल कहते थे। ठीक है, जब वजीउद्दौला खान ने बनवाया था तब उसको शीश महल कहते थे। इसके अलावा एक और नाम इसका देखने को मिलता है, जरनिगार भी इसको कहा गया था पहले, जरनिगार। ठीक है, या नाम पूछा जा सकता है जरनिगार। तो मैंने चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए। सोनी जी की नसिया अजमेर में, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर में, सुनहरी कोठी टोंक में। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता होगा रणथंभौर का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान था। ठीक है, हम्मीर देव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था इस पर, हम्मीर देव चौहान पर, यानी कि रणथंभौर पर। किस लिए किया था? कि इसने, हम्मीर देव चौहान ने, एक तो मोहम्मद शाह और केहबरू, मोहम्मद शाह और केहबरू, ये 2 नाम याद रखने हैं आपको, मोहम्मद शाह और केहबरू, इन दोनों को शरण दी थी। ठीक है, और हम्मीर देव चौहान का जो सेनापति था रतिपाल, उन्होंने धोखा किया इनके साथ। और जो तालाब था किले के अंदर, उसमें मांस मिला दिया था, तो पानी दूषित हो गया था। इस कारण हम्मीर देव चौहान को केसरिया करना पड़ा। और राजस्थान का पहला साका होता है 1301 ईस्वी में। राजस्थान का पहला साका कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है, रणथंभौर में। ठीक है, चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में, जब राणा रतन सिंह राजा थे और रानी थी पद्मिनी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है एक पद्मावत। उसके अनुसार कहा गया है कि पद्मिनी की सुंदरता के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, बात करें सिवाड़ा की, तो सिवाड़ा में हमको दे रखा है मालदेव, जो कि गलत बात है। सिवाड़ा में मालदेव नहीं था। मालदेव तो कहाँ का राजा था? मालदेव तो जोधपुर का राजा था। मालदेव कौन था? जोधपुर का राजा, जिसने शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था मालदेव ने। तो ये सिवाड़ा का राजा उस टाइम कौन था? सिवाड़ा का राजा उस टाइम था सातल देव।
सातल देव सिवाना का राजा था, ठीक है, उस टाइम जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जालौर में तो कान्हड़ देव था ही, जालौर में 1311 ईस्वी में युद्ध किया था, कान्हड़ देव था, ठीक है, कान्हड़ देव प्रबंध लिखी हुई है, ठीक है, उससे इसका वर्णन मिलता है युद्ध का, जालौर के युद्ध का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिवाना का कौन था? सातल देव था उस टाइम राजा, सातल देव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो सीधा सा आंसर तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, ठीक है। तो इनमें से आपको पता होगा गणगौर कब आता है? गणगौर आता है चैत्र महीने में, चैत्र की प्रथमा से लेकर और 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। चैत्र कृष्ण प्रथमा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार चलता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार चलता है, गणगौर वाला त्योहार, ठीक है। तो कब तक हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया तक। बात करें होली की, तो होली कब आएगा? होली आएगी फागुन में, होली आएगी फागुन में, ठीक है। रक्षाबंधन की बात करें, रक्षाबंधन कब आती है? रक्षाबंधन आती है श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है, इंपॉर्टेंट है, श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। चारों त्योहार मैंने आपको बता दिए। होली आती है फागुन में, गणगौर आती है चैत्र माह की कृष्ण प्रथमा से लेकर चैत्र माह की शुक्ल तृतीया तक, 18 दिन तक त्योहार होता है गणगौर का। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमसे पूछा है सबसे बाद में कौन आता है? सबसे बाद में होली आएगी, ठीक है, सबसे बाद में कौन सी आएगी? होली आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबसे बाद में होली आएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में राज्यपाल नहीं होता है, बाकी का मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, गृह मंत्री होता है, केवल राज्यपाल नहीं होता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो चयन समिति होती है उसमें राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस खाल से संबंधित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नानूराम। और एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ, दूलिया राणा, दूलिया राणा, ये दोनों एक साथ आते हैं, नानूराम और दूलिया राणा। किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से संबंधित है, नानूराम और दूलिया राणा। तुर्रा जो ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल इसका पूरा नाम है, तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का फेमस है? चित्तौड़गढ़ का फेमस है, तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ का फेमस है। जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छीराम, लच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नानूराम संबंधित है शेखावटी ख्याल से, दूलिया राणा का नाम भी आपको साथ में ही याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राव जैतसी छंद ग्रंथ की रचना किसने करी थी? राव जैतसी छंद ग्रंथ की जो रचना है वो करी थी बीठू सूजा ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राव जैतसी छंद की रचना बीठू सूजा ने करी थी। वीरभाण दे रखा है यहाँ पर, वीरभाण ने किसकी रचना करी थी? वीरभाण ने करी थी राजरूपक की रचना, राजरूपक की रचना वीरभाण ने करी थी, ये भी आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी दे रखा है, गलत बात है। तेजाजी की माता का नाम था राम कुमरी, राम कुमरी था तेजाजी की माता का नाम, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना। रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, बिल्कुल सही बात है। रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी, तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंश में जन्म लिया था इन्होंने, अजमल दे तंवर। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह, पिता का नाम जेवर सिंह था, ठीक है। अगर बात करें गोगा जी की पत्नी का, तो गोगा जी की पत्नी का नाम था केलम दे, केलम दे। रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, नेतल दे, इंपॉर्टेंट है, पत्नियों के नाम भी पूछे जाते हैं। बाबू जी की माता का नाम कमला दे था, बाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे, सुप्यार दे, ठीक है। बाबू जी के पिताजी का क्या नाम था? बाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल राठौड़, धांधल राठौड़। बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलू गांव में हुआ था। गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था। तेजा जी का खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। तेजा जी की माता का नाम क्या है? राम कुबरी है, इतना आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको सुमेलित करवाना है, संप्रदाय दे रखे हैं, उनके स्थान दे रखे हैं हमको।
बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय सभी को पता होगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी महाराज हैं। 20+9 नियम इसमें फॉलो होते हैं। उनके रचनाओं में प्रमुख रचना है जम्ब सागर और जम्बवाणी, ठीक है। इसके अलावा मुकाम नोखा में उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। मुकाम नोखा में प्रमुख तीर्थ स्थल है। गूंगा गहला बोलते हैं उनको। कृष्ण का अवतार उनको बोला जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इनको बोला जाता है। जम्बो जी को क्या बोला जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक बोला जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक बोला जाता है, गूंगा गहला बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मुकाम करेक्ट हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित हो जाएगा? बिश्नोई संप्रदाय फोर्थ से संबंधित हो जाएगा, मुकाम से, ठीक है। अब बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की। जसनाती संप्रदाय कहाँ से प्रसिद्ध है? कतरिया सर से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जसनाथ जी ने 12 वर्ष की उम्र में समाधि कहाँ पर ली थी? तो ठीक है, जसनाथ जी ने 12 वर्ष तपस्या कहाँ पर करी थी? 12 वर्ष तपस्या कहाँ पर करी थी? तो गोरखमालिया नामक स्थान पर करी थी। गोरखमालिया नामक स्थान पर करी थी। ये जो कतरिया सर की जो जागीर है जसनाथ जी को, ये किसने दी थी? ये दी थी सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, कतरिया सर की जागीर जसनाथ जी को किसने दी? सिकंदर लोधी ने। जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पर नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य फेमस है इनका, ठीक है। एक ग्रंथ इन जसनाती संप्रदाय का पूछा जाता है। जसनाती संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो है सिम्बुधड़ा और कोंडा ग्रंथ पूछा जाता है जसनाती संप्रदाय का, ठीक है। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं 36 नियम मानते हैं। 36 नियम, जैसे बिश्नोई संप्रदाय कितने मानते हैं? 29 नियम। ऐसे जसनाती संप्रदाय के 36 नियम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कतरिया सर मैच हो जाएगा जसनाती संप्रदाय से। फर्स्ट दादूपंथी संप्रदाय। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो है नरैना, जयपुर में। दादू जी जो वैसे थे बाहर के रहने वाले थे, लेकिन बाद में जयपुर आ गए थे। नरैना में इनकी प्रमुख पीठ है, इसे दादू की खोल कहते हैं। दादूपंथी संप्रदाय का जो दरबार होता है जहाँ पर भजन होता है उसको अलग दरीबा बोला जाता है, ठीक है। दादू जी के जो शिष्य थे 52 शिष्यों को बामन स्तंभ कहा जाता है। वैसे 152 शिष्य थे, लेकिन 52 इनके मेन शिष्य थे। दादू जी की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा है और सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। दादू जी ही वो संप्रदाय के वो थे, गुरु थे जिन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी मान सिंह के कहने पर, फतेहपुर सीकरी जाकर। दादूपंथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अपने शव को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने शव को ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, ये आपको याद रखना है। किसको खिला देते हैं? जानवरों को खिला देते हैं। तो दादूपंथ किससे मैच करेगा? दादूपंथ मैच करेगा हमारा नरैना से मैच करेगा। राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा है वैसे तो मैच करनी चाहिए सिंगथल से। वैसे तो यहाँ पर फूलडोल महोत्सव और शाहपुरा आना चाहिए। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में होता है, शाहपुरा आना चाहिए। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो शाहपुरा में है। और अगर सिंगथल की बात करें तो सिंगथल में इनकी एक उपपीठ है जिसकी स्थापना किसने करी थी? हरिराम दास जी ने करी थी। सिंगथल शाखा की स्थापना हरिराम दास जी ने करी थी, ठीक है। तो सिंगथल भी इनकी एक प्रमुख शाखा है। सिंगथल के अलावा रैण इनकी प्रमुख शाखा है। इसके अलावा रैण की जो स्थापना है वो करी थी दरियाव जी ने। रैण शाखा की स्थापना किसने करी थी? दरियाव जी ने करी थी। और एक इनकी खेड़ापा शाखा भी है, वो भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन खनिजों से संबंधित है। मांडो की पाल खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल बहुत फेमस है। ये मांडो की पाल किसके लिए फेमस है? फ्लोराइड के लिए फेमस है। झामर कोटड़ा, आपको भी झामर कोटड़ा भी याद रखनी है। मांडो की पाल किसके लिए फेमस है? फ्लोराइड के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान का अबुल फजल कहा है मुनोत नेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है, जिन्होंने नेणसी ख्यात की रचना करी थी। कन्हैया लाल सेठिया की एक प्रमुख कृति है लील टांस, बहुत पूछी जाती है इसलिए मैंने लिख दिया लील टांस, ठीक है। विजयदान देथा की तो आपको पता ही होगा। विजयदान देथा दुविधा इनकी प्रमुख कृति है। दुविधा अलेकू हिटलर इनकी प्रमुख कृति है। सूर्यमल मिश्रण की पता ही होगा। वंश भास्कर, राम रंजाट, बलवंत विलास, वीर सतसई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा है? मुनोत नेणसी को कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ पूछा गया हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन में ही डाउट होता है। मिश्रित
मिश्रित पतझड़ वाले जो वन हैं वो पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है। नाथद्वारा शैली की बात करें तो नाथद्वारा शैली में कृष्ण और यशोदा का चित्रण मिलता है, गौ मैया का चित्रण मिलता है। इसके अलावा पिछवाई चित्रण नाथद्वारा शैली का प्रसिद्ध है, पिछवाई चित्रण। ठीक है, बीकानेर चित्रकला शैली की बात करें तो सुनहरे बादल होते हैं बीकानेर चित्रकला शैली में, सुनहरे बादल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उस्ता कला बीकानेर चित्रकला शैली में प्रसिद्ध है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आदम कद चित्र बनाए गए हैं, आदम कद चित्र बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर? नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर में नर्मदा कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो इंदिरा गांधी नगर है, इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है या फिर गंग नहर है। ठीक है, चूरू झुंझुनू ये भी नहीं होगा, चूरू झुंझुनी में भी इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। जोधपुर नागौर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। तो बचा कौन सा हमारा? जालौर और बाड़मेर। जालौर और बाड़मेर में नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। ये सीलू गांव में प्रवेश करती है, सीलू गांव में प्रवेश करती है नर्मदा नहर, पूछी जाती है। इसके अलावा टिप टिप यानी कि फव्वारा सिंचाई पद्धति पर एकमात्र नहर है ये राजस्थान की, फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है, फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है, राजस्थान की एकमात्र नहर है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की रुंडित सरता किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की रुंडित सरता किसे कहा जाता है? तो बाण गंगा नदी को राजस्थान की रुंडित सरता कहा जाता है। घग्गर की बात करें तो घग्गर को मृत नदी कहा जाता है, सोतर नदी घग्गर को कहा जाता है, हकरा कहा जाता है पाकिस्तान में, राजस्थान में नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ जंक्शन के पास। ठीक है, इतने नाम घग्गर के आपको याद रखने हैं। बनास की बात करें तो बनास को बरनासा कहा जाता है, बरनासा नदी, बनकी आसा नदी कहा जाता है। इतना आपको याद रख के चलना है। रूपारेल नदी कहाँ पर है? ये रूपारेल नदी भरतपुर में ही है। ठीक है, इसी पर मोती बांध बना हुआ है भरतपुर में, मोती बांध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक नाट्य रम्मत, तो रम्मत तो जैसलमेर और बीकानेर के प्रसिद्ध हैं भाई साहब, जैसलमेर और बीकानेर के रम्मत प्रसिद्ध हैं। जवाहर सिंह पुरोहित की रम्मत है हेड़ाऊ मेरी रम्मत, बहुत फेमस है। एक कवि है तेज कवि, उनकी रचना है स्वतंत्र बावनी, वो भी बहुत फेमस है, स्वतंत्र बावनी। ठीक है, ये भी आपको याद रख के चलनी है। हेड़ाऊ मेरी रम्मत फेमस है, और रम्मत कहाँ की फेमस है? भरतपुर या बीकानेर की फेमस है। और भरतपुर की क्या फेमस है? भरतपुर की तो नौटंकी फेमस है, जानकी लाल भांड। ठीक है, भरतपुर की नौटंकी फेमस है, ये आपको याद रख के चलनी है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती कहाँ पर होगी? जहाँ पर पानी नहीं होगा। और पानी कहाँ पर नहीं है? पश्चिमी भाग में नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुष्क खेती पश्चिमी भाग में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र या फिर प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग तत् वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, भपंग तत् वाद्य यंत्र है। सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र है, ये भी हमारा सही है। सुशिर वो होते हैं जिनमें फूंक दी जाती है, सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें फूंक दी जाती है। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें ताल दी जाती है। ठीक है, अवनद तासा अवनद वाद्य यंत्र है, ये भी सही बात है। लेकिन जो नड़ जो है ना, नड़ कैसा वाद्य यंत्र? नड़ सुशिर वाद्य यंत्र है, ना कि घन वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र है। नड़ के प्रमुख कलाकार हैं कर्णाभील नड़ के प्रमुख कलाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नड़ कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ना कि घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तासा अवनद वाद्य हो गया, भपंग तत् हो गया, सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? देखो, लालदास जी थे, ये मेवात से संबंधित थे, इन्होंने किया होगा। चरणदास जी थे, ये भी मेवात से संबंधित थे, इन्होंने भी किया होगा। सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी, चरणदास जी की दो शिष्यों का नाम आता है सहजोबाई और दयाबाई, इन दोनों ने मेवाती बोलियों का प्रयोग किया है। सुंदरदास जी ने नहीं किया। सुंदरदास जी कौन थे? सुंदरदास जी दौसा में रहे, दौसा के खंडेलवाल परिवार के थे ये। ठीक है, और ये दादू पंथ संप्रदाय के संबंधित थे, दादू पंथ से संबंधित थे सुंदरदास जी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। किसने आयोजित करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने इसकी रूपरेखा तैयार करी थी। बाद में जगत सिंह ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। इसमें सवाई जयसिंह का भी रोल आता है, सवाई जयसिंह का भी रोल आता है, सवाई जयसिंह ने भी इसके प्रयास किए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हुरडा सम्मेलन में कौन कौन जुड़ा था, ये हमसे पूछा है। तो हुरडा सम्मेलन में एक तो हमारे जुड़े थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय, अध्यक्षता करी थी इन्होंने। तो सवाई जयसिंह का मैंने बताया था रोल रहता है। महाराजा अभय सिंह का भी रोल रहता है इसमें, डी ऑप्शन, ठीक है। केवल कौन नहीं जुड़े थे? जसवंत सिंह द्वितीय नहीं जुड़े थे। ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह और महाराजा अभय सिंह, ठीक है। इतना आपको याद रखना है हुरडा सम्मेलन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल के नाम और स्थान से सुमेलित नहीं है? कजरी उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मूमल जैसलमेर में है, ये भी सही बात है। खादिम अजमेर में है, ये भी सही है। ढोला मारू जोधपुर में है, नहीं, ढोला मारू जोधपुर में नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों सुमेलित हैं, ये आपको याद रखने चलना है। तो इस पेपर में टोटल 21 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, जो हमने सारे की सारे डिस्कस किए हैं, डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हम जब वीडियो बनाते हैं एजुकेटर, तो हमको कुछ नहीं मिलता है बदले में, केवल आपका सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, यही मिलता है बदले में, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को।